दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बड़ा से समुद्र के बीच। 1983 में टैमी ओल्डहैम, एक ऐसी लड़की जो आजादी की प्यासी थी, ताहिती के उष्णकटिबंधीय तटों पर पहुंची। उसकी आंखें नए अनुभवों की चमक से भरी थीं, एक ऐसी यात्रा पर जो उसके दिल को अनजाने ही प्यार और चुनौतियों के गहरे सागर में डुबोने वाली थी। ताहिती के जीवंत किनारे पर उसकी नज़र रिचर्ड शार्प पर पड़ी, एक ऐसे ब्रिटिश नाविक पर जिसकी आंखों में अनगिनत समुद्री यात्राओं की गहराई समाई हुई थी और जिसके साथ उसकी प्यारी याcht मायलुगा हमेशा साथ रहती थी। रिचर्ड एक शांत और स्थिर व्यक्ति था, जिसकी मुस्कान में एक ऐसी शांति थी जो टैमी के बेचैन मन को भी सुकून दे जाती थी। उनकी पहली मुलाकात एक छोटे से स्थानीय कैफे में हुई, जहां उनकी बातें ऐसे बहने लगीं जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाती हैं। टैमी रिचर्ड के साहसिक समुद्री जीवन की कहानियों में खो जाती थी, हर एक लहर की चुनौती और शांत समुद्र की सुंदरता उसकी कल्पना में जीवंत हो उठती थी। वहीं रिचर्ड टैमी की बेफिक्री और जिंदगी को पूरी तरह से जीने के उसके उत्साह पर मुग्ध था। उनके बीच एक ऐसा अटूट बंधन बन गया जो साथ में बिताए गए हर पल, हर साझा भोजन, हर डूबते सूरज के साथ लंबी सैर और एक दूसरे की कहानियों में गहरी दिलचस्पी से और भी मजबूत होता गया। रिचर्ड ने टैमी को समुद्र के अपने अकेले पलों के बारे में बताया, उन क्षणों में जब कल्पना और वास्तविकता के बीच की धुंधली रेखा उसे अजीब एहसासों से भर देती थी, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जो अनजाने में उनके आने वाले कठिन समय का एक डरावना संकेत था। जैसे उनका प्यार गहरा होता गया, रिचर्ड को एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसने उनके भविष्य के सपनों को और भी रंगीन बना दिया। ताहिती से सैन डिएगो तक एक शानदार याcht हज़ाना पहुंचाना। यह एक लंबा और मुश्किल सफर था, लेकिन इससे मिलने वाले पैसों से वे एक साथ एक सुंदर भविष्य बना सकते थे। रिचर्ड ने टैमी से इस यात्रा पर उसका साथ देने की गुजारिश की। हज़ाना के मालिक भी मान गए और टैमी के लिए वापसी का टिकट देने को तैयार हो गए। टैमी का दिल रिचर्ड के साथ एक रोमांचक और प्यार भरी यात्रा के वादे से भर गया और उसने खुशी खुशी उसके साथ चलने का फैसला कर लिया। उन्होंने साथ मिलकर पाल उठाए, नीले पानी पर एक ऐसे सफर पर निकल पड़े जिसके बारे में उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। उनकी आंखों में एक साथ बिताए जाने वाले अनगिनत पलों के सपने तैर रहे थे। उनकी यात्रा के पहले कुछ दिन शांति और अपार खुशी से भरे थे। वे खुले समुद्र की असीम सुंदरता में खो जाते थे, तारों से भरी रातों में एक दूसरे की बाहों में सुकून पाते थे और एक साथ एक ऐसे भविष्य के सपने बुनते थे जिसमें उनका प्यार हमेशा साथ रहेगा। टैमी रिचर्ड के धैर्यपूर्ण मार्गदर्शन में नौकायन की कला सीख रही थी, रस्सियों को संभालना और पाल को हवा के रुख के अनुसार मोड़ना सीख रही थी। समुद्र उनका विशाल कैनवास बन गया था और उनकी प्यारी याcht हज़ाना उनके बढ़ते हुए प्यार का एक तैरता हुआ घर बन गई थी। हर लहर के साथ उनका बंधन और गहरा होता जा रहा था, लेकिन प्रकृति के शांत चेहरे के पीछे एक ऐसा खतरा छिपा था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। रेडियो पर उन्हें एक आने वाले भयंकर चक्रवात हरिकेन रेमंड की चेतावनी मिली। पल भर में मौसम का रंग बदल गया, आसमान काले बादलों से घिर गया और समुद्र एक बेचैन बच्चे की तरह मचलने लगा। रिचर्ड, जो एक अनुभवी नाविक था, खतरे की गंभीरता को तुरंत समझ गया। उन्होंने तूफान के संभावित रास्ते का अंदाजा लगाया और एक ऐसा मुश्किल फैसला लिया जिसने उनके भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने रास्ते पर बने रहना और उम्मीद करना कि वे तूफान से आगे निकल जाएंगे। यह फैसला उनके अदम्य साहस और समुद्र की अथाह शक्ति को कम आंकने का एक दुखद प्रमाण था। जैसे जैसे हरिकेन रेमंड नजदीक आता गया, समुद्र का शांत स्वभाव एक हिंसक और भयानक उथल-पुथल में बदल गया। हवाएं चीखने लगीं, उनकी आवाज एक भयानक गर्जना में बदल गई और विशालकाय लहरें हज़ाना को बेरहमी से पीटने लगीं, जैसे कोई क्रूर दानव उसे तोड़ने पर तुला हो। टैमी और रिचर्ड अपनी छोटी सी नाव पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहे थे। हर उठती लहर के साथ उनका संघर्ष और भी ज्यादा हताश होता जा रहा था। उनके चेहरों पर डर और अनिश्चितता के भाव साफ झलक रहे थे, लेकिन एक दूसरे की आंखों में देखकर उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलती थी। पलटने के आसन्न खतरे को महसूस करते हुए उन्होंने पाल नीचे करने का फैसला किया, एक आखिरी उम्मीद अपनी नाव को किसी तरह स्थिर करने की। उस भयानक अराजकता के बीच एक विशाल लहर टैमी को लगभग डेक से उड़ा ले गई, लेकिन रिचर्ड ने बिजली की तेजी से प्रतिक्रिया की और उसे कसकर पकड़ लिया, उसे नीचे डेक पर छिपने के लिए कहा जहां वे तूफान के गुस्से से कुछ हद तक बच सकते थे। लेकिन प्रकृति का प्रकोप इतना शक्तिशाली था कि उनकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं।
हजाना बार बार विशालकाय लहरों से पलट गई, जिससे नाव बुरी तरह से टूट फूट गई और अंदर सब कुछ तहस-नहस हो गया। उनके सारे सपने जो उन्होंने साथ मिलकर देखे थे, अब बिखरते हुए कांच के टुकड़ों की तरह लग रहे थे। तभी एक ऐसा भयानक पल आया जिसने टैमी की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक टूटे हुए मस्तूल की जोरदार टक्कर और अपने सुरक्षा हार्नेस के टूट जाने के कारण रिचर्ड बेहोश हो गया। टैमी, जो अंदर फंसी हुई थी, सदमे और भयानक डर से सुन्न हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने उसकी रूह कंपा दी। उनकी प्यारी याcht बुरी तरह से टूट चुकी थी, हर तरफ मलबा बिखरा हुआ था और रिचर्ड अब नहीं था। वह अकेली थी, एक टूटी हुई नाव पर, विशाल और बेरहम प्रशांत महासागर के अथाह विस्तार के बीच, अपने प्यार को हमेशा के लिए खो चुकी थी। उसके दिल में एक ऐसा दर्द उठ रहा था जो शायद कभी कम नहीं होगा। हजाना एक खंडहर में तब्दील हो गई है, उसका मस्तूल टूट गया है, पाल फट गए हैं और संचार उपकरण पूरी तरह से निष्क्रिय हैं। चारों ओर नीला पानी ही पानी है, कोई किनारा नजर नहीं आता। वह टूटे हुए खंभे और एक फटे हुए स्टॉर्म जिब का उपयोग करके याcht के मस्तूल की मरम्मत करने का एक मुश्किल काम शुरू करती है। धीरे धीरे एक अस्थायी पाल बनाती है जो उसे थोड़ी गति प्रदान कर सके। उसके कमजोर हाथों में भी रिचर्ड का मजबूत साथ महसूस होता है। वह नाव में भरे पानी को बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास करती है, जानती है कि अगर वह डूब गई तो उनकी यादें भी इस अथाह सागर में खो जाएंगी, और यह विचार उसे और भी ज्यादा डराता है। यह एक कठिन और अनिश्चित प्रक्रिया है, लेकिन यह उसकी एकमात्र उम्मीद है कि वह किसी तरह जमीन तक पहुंच सकेगी, उस दुनिया में वापस जा सकेगी जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। उसकी शारीरिक चोटें, जिसमें सिर में एक गहरा घाव भी शामिल है, उसके प्रयासों को और जटिल बनाती हैं। दर्द असहनीय है, हर हरकत एक चीख बनकर उसके अंदर गूंजती है, लेकिन टैमी अपनी अटूट इच्छा शक्ति के बल पर खुद ही उस घाव को सिलती है। भोजन और पानी की आपूर्ति तेजी से घट रही है और टैमी को जीवित रहने के लिए अपनी सीमित संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखना होगा। हर मछली जो वह पकड़ती है, हर बूंद पानी जो वह इकट्ठा करती है, उसे रिचर्ड के साथ बिताए हुए उन पलों की याद दिलाती है जब वे एक दूसरे का ख्याल रखते थे। वह कच्ची मछली पकड़ती है और बारिश का पानी इकट्ठा करती है, हर बूंद और हर निवाले को कीमती मानती है, क्योंकि वह जानती है कि रिचर्ड चाहता होगा कि वह जीवित रहे, उनके प्यार की यादों को संजोए रखे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, टैमी की मानसिक स्थिति कमजोर होने लगती है। अकेलापन और दुख उसे घेर लेते हैं और वास्तविकता की सीमाएं धुंधली होने लगती हैं। रातें खासकर मुश्किल होती हैं जब सन्नाटा उसकी तन्हाई को और गहरा कर देता है और रिचर्ड की यादें उसे और भी ज्यादा सताती हैं। एक रात उसे लगता है कि उसने दूर क्षितिज पर एक मालवाहक जहाज देखा है। आशा की एक लहर उसके भीतर दौड़ती है, एक ऐसी भावना जिसे उसने लगभग खो दिया था, और वह अपनी बची हुई फ्लेयर्स को दागती है, हताश होकर मदद के लिए संकेत देती है। उसकी आंखें उस धुएं के निशान पर टिकी रहती हैं, प्रार्थना करती हैं कि कोई उसे देखे, कोई उसकी चीख सुने। लेकिन जहाज बिना रुके गुजर जाता है, उसकी उम्मीदों को चकनाचूर कर देता है और उसे फिर से उस अथाह अकेलेपन में छोड़ जाता है। उस पल उसे लगता है जैसे उसने रिचर्ड को दूसरी बार खो दिया हो। इस निराशा के बाद टैमी को मतिभ्रम होने लगते हैं। वह रिचर्ड को याcht पर देखती है, मुस्कुराते हुए और उससे बात करते हुए। उसकी आवाज उतनी ही प्यारी और शांत है जितनी उसे याद है, और उसकी मुस्कान उसके दिल में थोड़ी सी शांति भर देती है। ये दृश्य उसे अस्थायी आराम और सांत्वना प्रदान करते हैं। उसे लगता है कि वह अकेली नहीं है, कि रिचर्ड अब भी उसके साथ है। और हर बार जब मतिभ्रम दूर होता है तो अकेलापन और भी ज्यादा गहरा महसूस होता है। रिचर्ड का मतिभ्रमित रूप उसका मार्गदर्शन करता है, उसे प्रेरित करता है कि वह हार न माने और जीवित रहने के लिए लड़ती रहे। उसकी काल्पनिक उपस्थिति उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है जब उसकी अपनी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ने लगती है। टैमी की मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ती जाती है क्योंकि वह भारी अकेलेपन और समुद्र की कठोर परिस्थितियों से जूझती है। 58वें दिन एक चमत्कार होता है। टैमी आखिरकार दूर क्षितिज पर जमीन देखती है। उसकी आंखें अविश्वास से फैल जाती हैं और उसके दिल में आशा की एक नई लहर दौड़ती है, एक ऐसी भावना जिसे उसने लगभग भूल ही दिया था। पास ही वह एक जापानी अनुसंधान पोत को देखती है। यह उसकी आखिरी उम्मीद है, शायद उसकी आखिरी सांस। अपनी बची हुई ताकत इकट्ठा करके
वह 2 फ्लेयर्स दागती है, प्रार्थना करती है कि उन्हें देखा जाए, कि उसकी चीख इस विशाल समुद्र में खो न जाए। इस बार उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। पोत उसकी ओर मुड़ता है और टैमी को बचाया जाता है। बचाव दल उसकी नाजुक हालत देखकर हैरान है। वह बुरी तरह से कुपोषित और निर्जलित है। उसका शरीर लगभग जवाब दे चुका है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी रिचर्ड के लिए प्यार की एक धुंधली चमक बाकी है। उसे तुरंत भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है। धीरे धीरे वह अपनी शारीरिक चोटों से उबरने लगती है, लेकिन रिचर्ड के नुकसान का भावनात्मक घाव हमेशा उसके साथ रहेगा, एक ऐसा निशान जो कभी नहीं मिटेगा। बचाव के बाद टैमी ताहिती लौटती है, उस जगह पर जहां उसकी रिचर्ड से पहली मुलाकात हुई थी और जहां उनकी साहसिक यात्रा शुरू हुई थी। हर कदम पर उसे उसकी याद आती है, हर जगह उनकी हंसी गूंजती है। वह रिचर्ड की नाव मायलुगा जाती है, जो अब बंदरगाह पर शांत खड़ी है, मानो अपने कप्तान का इंतजार कर रही हो। भावनाओं से अभिभूत होकर वह नाव के केबिन में घूमती है, उन तस्वीरों को देखती है जो उन्होंने एक साथ बिताए खुशी के पलों को कैद करती हैं। हर तस्वीर एक कहानी कहती है, उनके प्यार की एक गवाही। आंसू उसकी आंखों से बहते हैं, दुख और प्यार का मिश्रण, एक मीठा दर्द जो उसे हमेशा रिचर्ड से जोड़े रखेगा। रिचर्ड की स्मृति का सम्मान करने के लिए टैमी अपनी सगाई की अंगूठी को एक चंपा के फूल के चारों ओर रखती है, एक ऐसा फूल जो ताहिती की सुंदरता और उनके प्यार का प्रतीक है। वह धीरे से फूल को समुद्र में छोड़ देती है, एक विदाई और उनके अटूट बंधन का एक शाश्वत प्रमाण, एक वादा कि उसका प्यार हमेशा उसके साथ रहेगा, इस विशाल समुद्र की तरह अनंत। फिल्म टैमी ओल्डहैम, एशक्राफ्ट और रिचर्ड शार्प के वास्तविक फुटेज के साथ समाप्त होती है, जो उनकी प्रेम कहानी और टैमी के अविश्वसनीय जीवित रहने की कहानी को और भी मार्मिक बना देती है। और अगर आप लोगों को ऐसे ही रोमांचक मूवीज के बारे में जानकारी लेने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में क्लिक कर ले, ताकि ऐसे ही नए मूवी के जानकारी आप लोगों को हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।